नमस्कार। सोचिए जरा, आप एक सुबह उठें और आपको पता चले कि आपके बिजनेस के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं, सारा कामकाज ठप। और ये सब हुआ है आपकी कोई भी गलती साबित होने से पहले। आज हम एक ऐसे ही बेहद शक्तिशाली टैक्स कानून और उस ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट केस की गहराई में उतरने वाले हैं, जिसने इसकी सीमाओं को नए सिरे से गढ़ा। इसने टैक्स अधिकारियों की ताकत और कारोबारियों के अधिकारों के बीच के नाजुक संतुलन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम इस पूरी कहानी को 6 हिस्सों में समझेंगे। हम शुरू करेंगे उस कठोर शक्ति को समझने से, फिर राधा कृष्ण केस के फैक्ट्स को जानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का विश्लेषण करेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि कानून में बदलाव के बाद भी इस जजमेंट की विरासत आज भी इतनी ज़रूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं, ये समझने के लिए कि दांव पर आखिर लगा क्या था। हमें उस जबरदस्त शक्ति को समझना होगा जो टैक्स अधिकारियों के हाथ में थी। यही वो बड़ा सवाल है जो किसी भी बिजनेस ओनर की रातों की नींद उड़ा सकता है। क्या सिर्फ एक जांच शुरू होने भर से आपका पूरा कारोबार, आपकी मेहनत की कमाई एक झटके में रुक सकती है? यही सवाल इस पूरे केस के केंद्र में था। तो देखिए, इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है जीएसटी एक्ट का सेक्शन 83, जिसे कहते हैं प्रोविजनल अटैचमेंट। ये कोई मामूली पावर नहीं है, ये एक असाधारण शक्ति है जो टैक्स अधिकारियों को ये अधिकार देती है कि वो किसी भी कार्यवाही के दौरान टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी जैसे कि बैंक अकाउंट्स या फिर जो देनदार हैं उनको अस्थायी रूप से जब्त कर लें। और ये सब क्यों? ताकि सरकारी रेवेन्यू को सेव किया जा सके। अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसने न सिर्फ इस सख्त कानून का सामना किया बल्कि इसे देश की सबसे बड़ी अदालत तक चुनौती भी दी। हुआ ये कि राधा कृष्णा इंडस्ट्रीज के एक सप्लायर के खिलाफ जांच शुरू हुई और जल्द ही जांच का दायरा राधा कृष्णा तक भी आ पहुंचा। अधिकारियों ने पहले तो एक अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया, फिर उसे वापस भी ले लिया। लेकिन फिर लगभग 2 साल बाद एक नया ऑर्डर आया और इस बार उन्होंने न सिर्फ कंपनी के बैंक अकाउंट्स बल्कि उनके कस्टमर्स से आने वाली पेमेंट्स को भी फ्रीज कर दिया। आप सोच सकते हैं कि इस एक तरफा कार्रवाई ने उनके पूरे बिजनेस को कैसे पैरालाइज कर दिया होगा। वो ना अपने कर्मचारियों को सैलरी दे पा रहे थे, ना ही अपने सप्लायर्स को पेमेंट कर पा रहे थे। अच्छा, डिपार्टमेंट ने इस एक्शन को सही ठहराने के लिए क्या कहा? उनका कहना था कि राधा कृष्णा इंडस्ट्रीज ने करीब करीब 5.03 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से फायदा उठाया है। उनका तर्क ये था कि भविष्य में इस रेवेन्यू की रिकवरी पक्की करने के लिए ये अटैचमेंट जरूरी था। इसके बाद ये मामला पहुंचता है भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में। और अब ये सिर्फ राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज का केस नहीं रह गया था, ये देश के हर टैक्स पेयर के अधिकारों का सवाल बन चुका था। और अब इस शक्ति की हदों का इम्तिहान होना था। और यहीं पे मामला बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। ये शब्द किसी आलोचक के नहीं है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। अदालत ने माना कि ये कोई आम पावर नहीं है। उन्होंने इसे ड्रैकोनियन कहा, जिसका मतलब होता है बेहद कठोर, बेहद दमनकारी शक्ति। और कोर्ट ने कहा कि इसका इस्तेमाल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में और बड़ी सावधानी से होना चाहिए। तो अदालत ने इस पावर के इस्तेमाल के लिए कुछ गोल्डन रूल्स तय कर दिए। पहला, कमिश्नर सिर्फ शक के आधार पर एक्शन नहीं ले सकता, उसे एक तर्कसंगत ओपिनियन बनाना होगा। दूसरा, ये ओपिनियन हवा में नहीं बल्कि ठोस सबूतों और टैंजिबल मटेरियल पर आधारित होना चाहिए। तीसरा, ये साबित करना होगा कि अटैचमेंट जरूरी क्यों है, सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए सुविधाजनक है ये काफी नहीं। और सबसे जरूरी, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को मानते हुए टैक्स पेयर को सुनवाई का मौका दिया ही जाना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये एकदम सटीक उदाहरण है कि कोर्ट का ठोस सामग्री से क्या मतलब था। ये डिपार्टमेंट की एक इंटरनल फाइल नोटिंग है। कोर्ट ने इसे देखा और साफ कहा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये साबित करे कि अटैचमेंट जरूरी क्यों था। ये बस एक रूटीन नोटिंग थी, कोई ठोस सबूत नहीं। सिर्फ ये लिख देना कि ये रेवेन्यू के हित में है काफी नहीं है, आपको वजह बतानी पड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। सरकार ने कोर्ट के फैसले का जवाब दिया, खुद कानून को बदलकर। कानून में जो बदलाव किया गया वो दिखने में छोटा था, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा था। देखिए, पहले कानून कहता था कि इस पावर का इस्तेमाल किसी भी कार्रवाई के पेंडिंग रहने के दौरान हो सकता है। सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2021 के जरिए इसे बदलकर कर दिया किसी भी कार्रवाई की शुरुआत के बाद। अब ये सुनने में एक जैसा लग सकता है, लेकिन इसने अधिकारियों की शक्ति का दायरा काफी हद तक बढ़ा दिया। इस बदलाव ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया,
क्या इस एक अमेंडमेंट ने राधाकृष्ण केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक सुरक्षा कवच बनाया था उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया था? अब पूरी बहस इस एक लाइन पर आकर टिक गई कि कार्यवाही की शुरुआत का असली मतलब क्या है। लड़ाई अब कानून के शब्दों की व्याख्या पर आ गई थी। और इस गुत्थी को सुलझाने में सुप्रीम कोर्ट का ही एक और फैसला काम आया। आर्मर्स सिक्योरिटी केस ने इस बदले हुए सेक्शन 83 को समझने की एक नई राह दिखाई। तो सबसे अहम बात जो सामने आई वो ये थी कि कोर्ट ने साफ किया कि कार्यवाही की शुरुआत का मतलब सिर्फ एक समन भेजना या जांच शुरू करना नहीं है। इसका मतलब है एडजुडिकेशन यानी न्याय निर्णयन की फॉर्मल शुरुआत। और ये शुरुआत तब होती है जब डिपार्टमेंट जीएसटी एक्ट के सेक्शन 73 या 74 के तहत एक फॉर्मल शो कॉज नोटिस जारी करता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अटैचमेंट की ये जो कठोर पावर है वो अब जांच के बहुत शुरुआती स्टेज में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो चलिए इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं और ये समझते हैं कि कानून में बदलाव के बावजूद 2021 का ये राधाकृष्ण फैसला आज भी टैक्स पेयर्स के लिए एक मजबूत ढाल क्यों बना हुआ है। देखिए, निचोड़ ये है कि भले ही कानून की भाषा बदल गई हो, राधाकृष्ण जजमेंट की जो आत्मा है, जो उसके मूल सिद्धांत हैं, वो आज भी कायम है। अधिकारियों को आज भी ये साबित करना होगा कि अटैचमेंट आवश्यक है, उनके पास ठोस सबूत होने चाहिए और उन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना ही होगा। और दिलचस्प बात यह है कि डिपार्टमेंट ने बाद में जो सर्कुलर और गाइडलाइंस जारी की हैं, उनमें भी इन सिद्धांतों का सम्मान किया गया है। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके छोड़ता है। एक तरफ है देश को चलाने के लिए जरूरी सरकारी रेवेन्यू और दूसरी तरफ है नागरिकों और बिजनेसेस के संवैधानिक अधिकार। राधाकृष्ण केस हमें बार बार याद दिलाता है कि इन दोनों के बीच एक सही, एक स्वस्थ संतुलन बनाना कितना जरूरी है और ये कितनी बड़ी चुनौती भी है।